हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको भी ये चैप्टर समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसके जो भी पार्ट्स आएंगे उनको कंप्लीट देखना। इस चैप्टर को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे हम कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज होता है ए फिजिकल चेंज अकर्स व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस सच एज साइज शेप स्टेट चेंज। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंज तब होता है जब ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की चेंज होती हैं, यानी किसी सब्सटेंस की जब ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, तब जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, जैसे कि साइज, शेप और स्टेट। यदि इन तीनों में से चेंज हो रहा है तब कौन सा चेंज बोला जाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि स्टेट के लिए लेके चलूं मैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, यानी कि हमने फ्रिज से बर्फ को बाहर निकाला तो बर्फ जो थी पहले आइस वो सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन हमने जैसे ही उसको बाहर निकाला वो किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि उसे हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं। जैसे कि हमने आइस को पिघलाकर वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो वाटर जो है उसे वापस से हम आइस बना सकते हैं फ्रिज के अंदर। ठीक है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। दीज चेंजेस आर यूजुअली टेम्पररी, ये जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पररी चेंज होते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होते हैं। यानी कोई चीज इनसे बन रही है तो वो परमानेंट नहीं है, उसे वापस पहले जैसा कर सकते हैं। जैसे हमने आइस को पिघलाकर वाटर बनाया था, वाटर को वापस से हम आइस बना सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग पेपर, पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़ने पर रहता तो वो पेपर ही है। डिजॉल्विंग साल्ट एंड शुगर इन वाटर, साल्ट और शुगर को हम वाटर के अंदर मिक्स करें, ठीक है, तो रहेगा तो वो साल्ट और शुगर ही, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना बन रहा है। यानी इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और जिस चेंज में यदि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज, जैसे कि ये वाला। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज, यानी एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, यानी कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, उसे कहेंगे हम केमिकल चेंज। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि दूध से दही का बनना। अब दूध से जब दही बना तो दही को हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं, यानी ये कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज है, इसका मीन्स है कि ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, जैसे दूध से हमने मिल्क से हमने कर्ड चेंज कर लिया, लेकिन कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये परमानेंट चेंज होता है। दीज चेंजेस आर परमानेंट, ये कैसे चेंज है, परमानेंट चेंज है। और इरिवर्सिबल, ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल है, यानी इसे वापस से पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। जैसे मिल्क से कर्ड बन गया तो वापस कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। अब मिल्क जो है वो एक अलग पदार्थ था, बट कर्ड जो बना है वो एक न्यू सब्सटेंस है। इसके अलावा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब, इस चेंज में, केमिकल चेंज में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर तो इसका एग्जांपल था फिजिकल चेंज का, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर इसका एग्जांपल होगा केमिकल चेंज का। क्यों, क्योंकि बर्निंग ऑफ पेपर कैसा है, एक केमिकल चेंज इसलिए होगा, जैसे हम किसी कागज को जलाएंगे तो वो जलकर किस में चेंज हो जाएगा, राख में। अब वो राख एक नया सब्सटेंस है, ठीक है, उसे हम वापस से कागज नहीं बना सकते हैं, यानी कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन,
किसी लोहे पर जंग लगना, आयरन पर रस्टिंग होना, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। अब एक बार आयरन पर जब जंग लग गई तो उससे वापस हम हटाकर, यानी जिस जगह पर जंग लगी है ना, जैसे कि इस वाले पार्ट पर रस्टिंग हुई है, तो जितने पार्ट पर रस्ट जमा हुई है उसको अगर हम खुरचें भी तो वहां से वो पार्ट ही जड़ जाएगा, लेकिन पहले जैसा उसे आयरन नहीं बना सकते हैं। तो ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ये भी कैसा होगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा, यानी जंग लग गई तो वापस उसे, जिस जगह पर जंग लगी हुई है वहां से उसे वापस लोहे में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हम जादू देखने जाते हैं मैजिशियन के पास, तो इसे जादू से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें कोई जादू नहीं होगा, इस वाले में कोई जादू नहीं होता है, और कोई जादू नहीं हो रहा है इसका मतलब है फिजिकल चेंज। दूसरा है, इसमें जिस चेंज में कोई जादू हो रहा है, ठीक है, यानी जिसमें जादू हो रहा है वो होगा तुम्हारा केमिकल चेंज। अब ये जादू हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे? जैसे कि हम मैजिशियन के पास गए, उसने जादू दिखाया, कोई नई चीज नहीं बना पाया, इसका मतलब उसने कोई जादू नहीं किया, और उसने कोई नई चीज बना के दिखा दी, इसका मतलब जादू हो गया। तो कोई नई चीज नहीं बन रही है इसका मीन्स है कि जादू नहीं हो रहा है, और नई चीज नहीं बन रही है इसका मीन्स फिजिकल चेंज है, ठीक है, यानी जादू नहीं तो फिजिकल चेंज। और जादू हो रहा है यानी नया पदार्थ बन रहा है, कोई नई चीज बन रही है, इसका मीन्स है कि वो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। तो इसे हम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, फनी ट्रिक। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे कि एक घर में एक शरारती बच्चा था। एक दिन उसके शहर में एक हीरो आया, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी से जाकर बोलता है, उसने बोला मुझे हीरो का ऑटोग्राफ है लेने जाना। मम्मी ने बोला नहीं अभी तू है छोटा, चुपचाप अंदर जा, छोड़ दे ये बहाना। पर वो ऐसे कैसे मानने वाला था, दोबारा बोला नहीं मुझे तो पक्का ही है जाना। फिर क्या था, मम्मी ने गाल पर ऑटोग्राफ दे दिया। गाल पर जब थप्पड़ पड़ा तो गाल सूज गया, और कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। गाल सूज गया, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन वो पहले जैसा हो जाएगा। कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। तो ये एक फनी एग्जांपल है इसके लिए। और केमिकल चेंज के लिए एग्जांपल होगा, जैसे कि हम जब पटाखे वगैरह चलाते हैं तो कई बार हमारे हाथ वगैरह जल जाते हैं, या कहीं से स्किन वगैरह भी जल जाती है, तो वो जलना जो होगा वो होगा हमारा केमिकल चेंज। ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक रिएक्शन जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेज, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला होता है। जैसे कि एक सब्सटेंस ये है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। ये जो न्यू सब्सटेंस है वो इन दोनों के मिलने से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्मेट कर लेता है।
अब इसमें एक और बात, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं पहले वाले, जैसे कि ये वाले सब्सटेंस हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। इनको बोला जाता है रिएक्टेंट, यानी कि वे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो उन सब्सटेंस को बोला जाता है रिएक्टेंट। और इनके मिलने से जो सब्सटेंस बन रहा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, यानी इन दोनों के मिलने से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ए भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये सी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन भी लिखी है हमने, देखिए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी द सब्सटेंसेज, रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी द सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो पार्ट होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि ये वाले पार्ट थे ना इस केमिकल रिएक्शन का, जो नया पदार्थ बना रहे थे, तो वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन का पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात है, रिएक्टेंट्स जो हैं उन्हें लेफ्ट साइड लिखा जाता है किसके, केमिकल इक्वेशन के। इसको इस प्रकार जो केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल वाली केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं, यानी ये वाले लेफ्ट साइड वाले क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट जो होंगे उन्हें राइट साइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई नया पदार्थ बनता है किसी केमिकल रिएक्शन में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि इस वाली केमिकल रिएक्शन में एक नया पदार्थ बनाता सी, तो उसको बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर रिटन नेक्स्ट टू द एरो। प्रोडक्ट जो है उसे एरो के आगे की ओर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये एरो का निशान है तो इसके आगे लिखा जाएगा। यहाँ पे याद रखना, एरो के निशान के आगे की साइड तो प्रोडक्ट लिखे जाएंगे और एरो के निशान के पीछे की साइड रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो एक नया पदार्थ बनेगा, न्यू सब्सटेंस MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है तो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इनको बोला जाएगा रिएक्टेंट्स। और दूसरे वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पदार्थ बन रहा है उस बनने वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आ गया होगा समझ में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है। इसमें इसके साथ हम आगे पढ़ेंगे कि इनको बैलेंस करके भी लिखा जाता है। इनको बैलेंस किस प्रकार किया जाता है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन जो दो है, लेकिन यहाँ दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लगा देंगे और यहाँ मैग्नीशियम भी दो हो जाएगा। अब ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेज में हम इसको भी सीखेंगे कि किस प्रकार इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, उन्हें
फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखना, ठीक है, वो होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि अभी ये बर्ड इक्वेशन है, इसको बर्ड इक्वेशन बोलते हैं, बर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी के टाइम पे ये बर्ड इक्वेशन है, इसको हम सिंबल और फॉर्मूलाज के रूप में जब लिखेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसमें यही लिखा है, रिप्रेजेंटिंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, यानी कि सिंबल और फॉर्मूलाज के रूप में किसी वर्ड इक्वेशन को दर्शाना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम, इसका सिंबल है Mg, ऑक्सीजन इसका फॉर्मूला है O2 और इसका है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, Mg प्लस O2 इक्वल, आगे एरो का निशान लगा के हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है उसको लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से वर्ड इक्वेशन दी हुई होती है, उसको आपको फॉर्मूलाज के रूप में और सिंबल्स के रूप में लिखना पड़ता है। तो ये था केमिकल इक्वेशन। लेकिन एक और बात, देयर इज ए पॉजिटिव साइन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बिटवीन, बीच में पॉजिटिव साइन होता है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तभी तो वो जुड़ते हैं। नेक्स्ट है एन एरो साइन। एरो साइन होता है प्लेस्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट्स जो होते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बीच एरो का साइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट जानते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, when the number of atoms on both sides of a chemical equation is not equal, then it is called a skeletal chemical equation। यानी कि skeletal chemical equation वह केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिखे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू वो एरो के बाद प्रोडक्ट साइड MgO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ एक है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक ही है, तो हमको इसको क्या है, बैलेंस करके लिखना पड़ता है। लेकिन यदि ये अनबैलेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, जैसे कि मैग्नीशियम एक है तो एक है, ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी ये जो एटम्स हैं उनकी संख्या सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको क्या है, हमें इक्वल करने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, वो पड़ती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। वो लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि हम मास को ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए हमें इन्हें इक्वल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे भी हमें दो करने पड़ेंगे, लेकिन वो आगे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, लेकिन मैग्नीशियम दो बढ़ गए, तो यहाँ पे भी दो लिख दिया। अब जानेंगे हम इसको कि इसको हमने किस प्रकार से बैलेंस किया है। इसको बहुत ही इजी तरीके से
समझेंगे। इस वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।